दिवाली। दोस्तों, इस दिवाली उत्कर्ष ला रहा है दिवाली ट्रिपल धमाका। उत्कर्ष के यूजीसी नेट ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री। पर याद रखिए, ये छूट सिर्फ 3 नवंबर तक ही है, तो देर ना करें, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और यूजीसी नेट के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर ट्रिपल दिवाली धमाका छूट का फायदा उठाइए। और दोस्तों, जेआरएफ बनने का सपना साकार कीजिए सिर्फ उत्कर्ष के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसे इन क्रिटिसिज्म। एसे इन क्रिटिसिज्म हमने एक टॉपिक करा था, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, दैट वाज ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड आई टोल्ड यू दैट वाज नॉट एन एसे बट वाज अ पोएट्री। बट दिस एसे was an essay, it is an essay which was written by Matthew Arnold in Victorian age. Essay on criticism ऑगस्टन एज में 18th सेंचुरी के अंदर लिखा गया था, इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी में लिखा गया था। और उसमें राइटर ने जो है अपने व्यूज़ बताए थे अबाउट द क्लासिकल्स एंड ऑल। बट यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड भी अपने आप को कहीं ना कहीं क्लासिसिस्ट ही बुलाते हैं। ही ऑल्सो सेज दैट ही इज़ अ क्लासिसिस्ट, ही फॉलोज द क्लासिकल, ही talks about the classicism, but in his essay in criticism which is basically written in a 2 series of essay है, ये 2 पार्ट में लिखा हुआ एक essay है, essay in criticism। इस essay के अंदर he talked about the contemporary poets and he said that what exactly the contemporary poets are writing, and he favored the classical writings of by एरिस्टोटल। तो इन्होंने एरिस्टोटल ने जो भी क्लासिकल राइटिंग्स करी है उसको इन्होंने फेवर करा है, लेकिन जो कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स थे, स्पेशली स्पैस्मोडिक राइटर्स, स्पैस्मोडिक पोएट्स, इनको इन्होंने क्रिटिसाइज करा है। एंड ही शोड हिज क्लासिसिज्म बाय फॉलोइंग एरिस्टोटल। मेन फेथ इन्होंने एरिस्टोटल में शो करा है। इसके अलावा जो इनके क्रिटिकल वर्क्स हैं, मैं आपको लिखवा देती हूं कि व्हाट आर द अदर क्रिटिकल वर्क्स बाय हिम। सबसे पहले इनका आता है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, then the preface to his poems, right, then the study of Celtic literature, culture and anarchy, ठीक है, कल्चर एंड अनार्की, ये इनके जो 2 वर्क्स हैं, दे आर लेक्चर्स, ये लेक्चर्स हैं। बाकी इनके एसेज हैं, जिसके अंदर इन्होंने एसे इन क्रिटिसिज्म इज द 5th वन, ठीक है, 5th वर्क इनका एसे इन क्रिटिसिज्म आ जाएगा। ये 5 इनके क्रिटिकल वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं अबाउट लिटरेचर एंड हैज़ गिवन अ एनालिसिस ऑफ द लिटरेचर। नाउ फर्स्ट इन्होंने इसमें, क्योंकि स्पैस्मोडिक पोएट्स को क्रिटिसाइज करा है, तो वी शुड नो हु आर द स्पैस्मोडिक पोएट्स।
Spasmodic poets is a group of poets in Victorian age who were convicted of mental spasm, that is, they are suffering from morbid preoccupation with the thoughts. It's like a group of poets in Victorian age who were convicted of mental spasms, or you can say the morbid preoccupation with the thoughts. They are over thoughtful, they used to exaggerate the images and to neglect of metaphor, thoughts, and neglect the intellectual यूसेज ऑफ मेटाफोर्स इन पोएम्स. इनको इन्होंने जो है स्पैस्मोडिक पोएट्स कहा. सो basically Spasmodic felt that their days that the modern poet should choose a modern subject. इनका ये मानना था कि they ancient poets, what was the belief of the Spasmodic poets? They believe that ancient writers had their unique subjects which was according to their time. But the modern poets have their own subject, and but the modern poets should choose their own modern subjects to create literature. अकॉर्डिंग टू स्पैस्मोडिक स्कूल, इन लोगों को नहीं लगता था कि क्लासिकल रूल्स या क्लासिकल ट्रेडिशंस या ऐसी किसी भी चीज़ को फॉलो करने से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है. तो इस सेट कि वो उनका टाइम था, वो अपने आप लिख रहे थे ये हमारा टाइम है, वी शुड राइट अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ नॉट, देयर इज़ नो gain if you are writing about the older one, but they felt that they can impressionize their inferior subjects with the superior treatment of expression. कि उन लोगों ने अपने inferior या छोटे छोटे subjects को अपनी अच्छी languages से modify करा था, but जो writers अभी के time के हैं they have their subjects and they can write about it. So he said कि a purple patch here, देयर इज नो पोइट्री. अगर यहाँ पे कोई पर्पल पैचेस हैं तो नहीं होना चाहिए. इन्होंने भी यहाँ पे किसकी बात करी है? नाउ आर्नोल्ड्स क्रिटिसिज्म, अब उन्होंने इसके बारे में, आर्नोल्ड ने इन स्पैस्मोडिक के बारे में क्या क्रिटिसिज्म किया? सबसे पहले
purple patch. He said purple patch is extra metaphoric language creates no good poem. कोई अच्छी पोएम क्रिएट नहीं करती, एक्स्ट्रा मेटाफोरिक लैंग्वेज है. सो वन शुड बी कॉन्शियस अबाउट यूजिंग अ लैंग्वेज. एंड ही सेड लाइक ग्रीक्स, ही बिलीव that action which powerfully appeal the elementary feeling and are independent of time are fittest for poetry. So he said the independent topics topic and language is good. And he said that the actions which powerfully appeal the elementary feeling. So now writing about which can appeal the emotions of readers are always are good subjects to write. तो स्पैस्मोडिक्स क्या लिख रहे थे, वो अपने ही सब्जेक्ट्स, अपनी ही टाइप की पोइट्री के बारे में लिख रहे थे. बट ही सेड कि नो, जो पोएट्स हैं दे शुड राइट अबाउट themselves. And he marked the ancient writers as the ancient writers as touchstone. उसने एंशियंट राइटर्स को क्या बनाया, टच स्टोन की. दे आर द बार ऑन विच द अदर जो है राइटिंग्स कैन बी चेक्ड. एंड दीज टच स्टोन्स आर सो इसके अकॉर्डिंग ये टच स्टोन कौन है, सारे के सारे होमर, he is the biggest one, Dante, Shakespeare, Milton, मार्लो एटसेट्रा. ठीक है, ही हैज़ नॉट टॉक्ड अबाउट डन एंड ऑल. तो इसने इन राइटर्स को यहाँ पे टच स्टोन बोला, बट ही रिजेक्टेड चॉसर. इवन ही रिजेक्टेड चॉसर, ड्राइडन, पोप, इन सबको इसने कहा कि दे आर नॉट द क्लासिकल्स. ये क्लासिकल लिटरेचर नहीं है. ये क्लासिकल जो राइटर्स हैं दे आर नॉट बेसिकली the writers who has basically not justified with the things. तो टच स्टोन मैथड की अगर हम बात करते हैं तो इनका टच स्टोन मैथड भी यही है. और यहाँ पे इन्होंने जो स्टाइल की बात करी है कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर कि व्हाट इज़ द बेसिक स्टाइल विच वन शुड फॉलो, तो इसमें इन्होंने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर ही टॉक्ड अबाउट द पोएटिक आइडियोलॉजीज़ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इन्होंने डाला है. इसमें इन्होंने ही टॉक्ड अबाउट स्टाइल के अंदर सब्जेक्ट, लैंग्वेज, पोइट्रिक ग्रिल, राइटर कौन कौन से होने चाहिए, किस तरीके की राइटिंग्स होनी चाहिए. ही बेसिकली टॉक्ड अबाउट द मोरालिटी एज वेल, कि मोरालिटी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से इन्हें प्रेजेंट करना आना चाहिए. सो एज अ राइटर, एज अ critique, he judged all his writings
all the writings of his contemporary writers on various marks, ठीक है, और various bars. इन्होंने कई चीज़ों पे, कई जगह पे इन्होंने इन राइटिंग्स को मार्क करा है, या यू कैन से इन्होंने कई जगह पे इन्होंने अपने इन राइटिंग्स को चेक करने की बात करी है कि वन शुड टेस्ट ऑल दीज राइटिंग्स ऑन वेरियस थिंग्स. देन इसके बाद इन्होंने एक तो यही मॉडर्न एलिमेंट की बात करी है कि मॉडर्न एलिमेंट क्या होते हैं, एंड ही कॉल्ड द मॉडर्न राइटर्स एज अ एनिमी ऑफ कल्चर. यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा. He set various bars to analyze the qualities of poets and their works, and secondly he called the modern poets as cultural enemy. They are cultural enemies, they are ruining everything. ठीक है, they are not writing anything in a proper way, they are ruining things. Now on writing style, what are his points one should follow? First, he talked about the nobility of soul. Then second point, he talked about the serious subject. Third thing, he has talked about the simple language. Fourth thing, he has talked about poetically gifted writer. Now, what is his actual ideas which is taken from? Nobility of soul जो इन्होंने बात करी है, that from where he has taken this nobility of soul. Ideally अगर हम इसको देखते हैं कि इन्होंने कहाँ से ये आइडिया लिया है, तो nobility of soul is एरिस्टोटल ने ये बात कही है. ठीक है. देन सीरियस सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो बीइंग टेकन फ्रॉम एरिस्टोटल. उसने आपकी किसकी बात करी है, दैट इज क्या कहते हैं, ट्रेजेडी शुड बी टेकन. एंड सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट इज टॉक्ड अबाउट हॉरेस एंड ऑल्सो लॉन्जाइनस. पोएटिकली गिफ्टेड राइटर, दैट इज ऑल्सो लॉन्जाइनस. ही टॉक्ड अबाउट the innate quality, but this quality has also been talked of by Aristotle, और एरिस्टोटल ने भी इसकी बात कही है. अब इसमें इन्होंने कौन कौन से राइटर्स को लिया है, दैट इज वर्ड्सवर्थ, कोलरेज, कीट, शैली, बायरन. इन सारे राइटर को इसने अपने डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर लिया है. सो बेसिकली he mentioned Wordsworth, Coleridge, Keats,
in his descriptive criticism. Now, T.S. Eliot praised him for objective approach to critical elevation. ये एक important चीज़ है जो one should note down. इस तरीके के स्टेटमेंट आपके लगभग आते हैं कि किसने किसको किस चीज़ के लिए प्रेज किया. तो T.S. Eliot praised him for objective approach to द क्रिटिकल एलिवेशन. जो इन्होंने क्रिटिसिज्म का एक लेवल बढ़ाया है उसके लिए उन्होंने इन्हें अप्रोच करा है कि यस दैट कैन बी लाइक डन, दैट कैन बी डन. जस्ट अ मिनट. छोड़ो. अब इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर हिज मेजर पॉइंट्स. इन्होंने अपने क्रिटिसिज्म के अंदर इन्होंने व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स ही हैज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज criticism. He analyzed the works on the basis of beauties and defect of art. The criteria of his analysis. इसने क्या क्राइटेरिया दिया है जो क्रिटिसिज्म के अंदर होना चाहिए. फर्स्ट he said the first criteria he talked about is on the basis of beauties and defects of arts. Second, he chose to be an educator and guardian of society. Choose to be an educator and guardian of the society to propagate the moral ideals. ये वहाँ पे बेस्ट या moral ideals को दे सके सोसाइटी में. ठीक है. एंड ही हैज़ ऑल्सो एनालाइज द रोल ऑफ अ क्रिटिक एंड हिज ड्यूटी टूवर्ड द सोसाइटी. He analyzed the role of a critique and his duties toward the society and readers. कि रीडर्स जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं दे ऑलवेज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर लाइक यू कैन से द एनालिसिस गिवन बाय द क्रिटिक. तो वो एक क्रिटिक के रोल को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है कि द रोल ऑफ अ क्रिटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
So now the fourth point जो इन्होंने इसके आगे कहा है, that is his analysis is poetry is superior to science, philosophy and religion. To science, philosophy and रिलीजन, वो सभी चीज़ों से ज़्यादा सुपीरियर है. बिकॉज यहीं पे पीबी शैली ने क्या कहा है, पीबी शैली के व्यूज़ के अकॉर्डिंग द पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज द सेम थिंग ही इज saying here कि poets जो चीज़ कह रहे हैं that is being acknowledged in another way, and you can say that what the science is giving, what the laws are giving, what the philosophies are giving and the religion is giving, the poetry is above all, because when a poet used to say about it, it goes directly into the soul of the readers and they accept it. So it is a superior to all these arts. Then he said he endorsed Wordsworth's view that he endorsed Wordsworth's view about the poetry, that poetry is impassioned expression that poetry is impassioned expression which is in the competence of all sciences. कि ये सभी साइंस से compete करके आपको एक ओवरऑल नॉलेज देती है. दिस इज व्हाट ही हैज सेड इन हिज ऐसे इन क्रिटिसिज्म. इनके कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो मैं आपको देती हूँ इसमें, एंड देन आई विल टॉक अबाउट द फ्यूअर मोर व्यूज़ ऑफ जितने भी बाकी के एसेज हैं, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा कुछ ज़रूर बता दूंगी, सो दैट इट्स नॉट लाइक कि आपको एक ओवरऑल नॉलेज उसका नहीं मिलेगा. सो सबसे पहले जो इनका कोटेशन है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट पोइट्री इज ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ नॉलेज. Finer spirit of knowledge, then the criticism of life under the conditions fixed for criticism of life under the condition fixed for beauty. ये हैं इनके कुछ एक पॉइंटर्स या दो आपको मेजर कोटेशंस ये हैं जिसके ऊपर मे बी क्वेश्चंस आ जाएं आपके. नाउ he called that imitation of Shakespeare is risky for the younger writers because वो उसको अच्छे से इमिटेट नहीं कर सकते. उसकी जो हायर इमेजिनेशन है, ट्रिक्स ऑफ स्टाइल है, वो सब के सब अचीव करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. सो ही सेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉपी या इमिटेट शेक्सपियर, राइट. इन्होंने एक तो ये सजेशन दिया है, दूसरा इन्होंने कहा है कि टॉकिंग अबाउट द थीम्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट जो लोगों को यूज़ करने चाहिए. सो ही बेसिकली सजेस्टेड द पोएट्स
to use the themes and characters from the past which are independent of time. इन्होंने एगमेमनॉन, एनीस, डिडो, क्लेंटेमेंस्ट्रा, ओरेस्टस, इलेक्ट्रा, एक्लिस जो कि होमरिक कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे, इन्होंने उनको यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया है. So I should give it here that he suggested timeless, independent, themes and characters from the past. ठीक है, like होमरिक कैरेक्टर्स मैंने आपको बताई दिया है. देन इनका डिसइंटरेस्टेडनेस है या ही सी द ऑब्जेक्ट हाउ दे रियली आर. इनके जो backgrounds हैं which he talked about that what one should follow, the duty of poets and critics क्या होनी चाहिए, false standard of judgments क्या होते हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. So to elevate the correct backgrounds he used psychological, historical and sociological backgrounds to elevate the correct background correct backgrounds are sociological, psychological and historical. Okay, then he talked about the duty of critiques and is to give the best thoughts in the world. He criticized the French drama as well and इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं कि हाउ टू डू द कंपैरिजन्स, तो यहाँ पे टच स्टोन मैथड का हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ही हैज़ गिवन इन टच स्टोन मैथड, क्योंकि ये भी आपका इसमें ही आ जाता है ऐसे एंड क्रिटिसिज्म के अंदर. सो इसमें सबसे पहले पैसेज टू पैसेज कंपैरिजन है. कंपैरिजन इज पैसेज टू पैसेज. ठीक है. सेकेंड इज एंशियंट पोएम्स को इसने टच स्टोन कहा है. एंशियंट पोएम्स आर टच स्टोन. थर्ड इसमें जो चीज़ आएगी दैट इज ही वांटेड टू एलिवेट द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पोएट्स इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स एंड ही वांट टू अवॉइड द फॉल्स एलिवेशंस evaluation based on personal and historical evaluation. He wants to avoid based on पर्सनल एंड हिस्टोरिकल बेसिस. फोर्थ जैसे कि बताया कि टेक्निक ऑफ कंपेयरिंग मॉडर्न वर्क्स विद एंशियंट, इट्स अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन. एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज इट इज टू एनालाइज पोएटिक जीनियस. That's it.
ये आपके वर्क है पूरा ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, केवल अगर इतना भी ध्यान रख लेंगे तो बेस्ट होगा इन सब के लिए। ही टुक द एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स हेनरी सीरीज एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज अ बेस फॉर हिज पोएटिक जीनियस। ठीक है, नाउ your Diwali Dhamaka offer from the Utkarsh app is giving you a triple dhamaka this Diwali। 24 अक्टूबर से आपका ये ऑफर स्टार्ट हुआ है और केवल 3 नवंबर तक अवेलेबल है। सो जस्ट डाउनलोड द उत्कर्ष ऐप एंड ऑप्ट फॉर दिस Diwali Dhamaka, which is giving you a triple dhamaka. First, 90% off on all UGC courses. Second, extra validity of 3 months. And third is पूरा paper 1 आपको recorded form में free मिल रहा है. So free paper 1 recorded classes are available. Download the app now and get the benefit of preparations of UGC courses with Utkarsh. Thank you. Bye everyone.